कभी कभी कुछ लोगों का कहना होता है कि चाहे कबीर साहब हों, कृष्णमूर्ति हों या और कोई, तो कहना होता है कि आप उनको वैसा का वैसा ही पढ़ दीजिए जैसा लिखा है। हालांकि ऐसा करके भी देखा, पर उसमें ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि अगर वैसा का वैसा ही मुझे पढ़ देना हो, सिर्फ दोहराना हो, तो इससे ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि आप खुद उनकी पुस्तकें पढ़ें। तो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा के बारे में कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में शिक्षा होती क्या है, जो चल रहा है वे क्या है, क्योंकि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, उसका संबंध शिक्षा से होता है। और यदि हम शिक्षा को समझते ही नहीं हैं तो उसका हमारे लिए फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब विश्व में चारों ओर भ्रमण करता है तो वह देखता है कि चाहे भारत हो या अमेरिका, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह किस हद तक मानव स्वभाव एक समान है। अब अगर आप कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं, अगर आपने उनके बारे में पढ़ा है, उनकी जीवनी, तो एक तो आपको यह पता होगा कि कम से कम लगभग वो 90 साल के आसपास जिए हैं। इतनी उन्होंने लंबी आयु जी है। उसी के साथ ये भी है कि उन्होंने देश विदेश की, दुनिया की बहुत यात्राएं की हैं। व्याख्यान देने के लिए, लोगों से बातें करने के लिए वो कभी भारत, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडिया माने भारत, कभी अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में वो बहुत घूमे हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में वो गए हैं, वैज्ञानिकों से उन्होंने बातें की हैं, अलग अलग तरह के लोगों से उन्होंने बात की है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं, देखो, एक पुस्तक को पढ़ना मात्र नहीं है वो। आप किसी व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में जो जाना, जो सीखा, जो समझा, उसकी बात आप बहुत कम समय में हासिल कर लेते हैं। आप हो सकता है अपने गांव से, अपने शहर से, अपने राज्य से ही बाहर ना निकले हों, तो जब आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने दुनिया भर के देशों में यात्राएं की हैं, अनेक लोगों से वो मिला है, तो उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसके अनुभव हमसे ज्यादा बेहतर ही होंगे। हमसे ज्यादा अच्छे ढंग से वो दुनिया को जानता है। हो सकता है हमने किताब में बहुत पढ़ लिया हो, पर उसने यथार्थ का सामना किया है। और वो व्यक्ति यदि कुछ समझा रहा है तो उसका समझाना, उसकी बातें हमारे बहुत काम की हो जाती हैं। बहुत कुछ जो हम खुद नहीं कर पाते हैं, उसको हम उनकी पुस्तकों के माध्यम से आसानी से जान लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद जब घूमे हैं, जब वो मिले हैं लोगों से, देश विदेश गए हैं, तो उन्होंने देखा, मानव के स्वभाव को जाना, समझा कि मानव स्वभाव में एक समानता है। कि कोई व्यक्ति जब विश्व में चारों ओर भ्रमण करता है तो वह देखता है कि वह व्यक्ति चाहे भारत का हो या ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का हो या अमेरिका का, यदि आप सजग हैं तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक मानव स्वभाव में एक समानता है। मानव स्वभाव में समानता, इसका अर्थ क्या हुआ कि चाहे वह व्यक्ति भारत का हो या अमेरिका का, इंग्लैंड का हो या यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, भारतीय को भी गुस्सा आता है, वहां का जो व्यक्ति है वो भी गुस्सा आता है, वो भी सुरक्षा के पीछे दौड़ता है। भारतीय इंसान भी अपने लिए सुरक्षा खोजता रहता है। भारतीय व्यक्ति भी भविष्य के बारे में भयभीत रहता है। वहां का जो व्यक्ति है वो भी भविष्य को लेकर बहुत डरा हुआ रहता है। यहां का व्यक्ति भी सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ता है, और वहां जाकर देखो तो वहां का व्यक्ति भी सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ता है। ये क्या है? ये है मानव स्वभाव में वह समानता जो वो देखते हैं हर जगह जाकर के। अगर आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा होता है तो हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि ये तो बस मेरी ही जिंदगी में हो रहा है। हम उसे व्यक्तिगत समझ लेते हैं, और यही तो हमारी समस्या है, व्यक्तिगत अहंकार, पर्सनल ईगो। हम अपनी हर समस्या को, हर दुख को, हर दर्द को, हर पीड़ा को व्यक्तिगत ले लेते हैं,
पर यदि आप दुनिया भर का भ्रमण करो तो आप पाओगे जिसे आप अपना कहते हो, मेरी समस्या कहते हो, वे सिर्फ मेरी नहीं है, हर किसी के साथ वही देखने को मिल रहा है। ये चल क्या रहा है? पर चूंकि अभी हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के संदर्भ में तो ये एकदम सच है। क्या है एकदम सच? कि यहां हो या वहां, दोनों जगह, हर जगह मानव स्वभाव एक समान है। शिक्षा के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के संदर्भ में हमको लगता है, जो विद्यार्थी उनको लगता होगा कि वहाँ की शिक्षा में तो बहुत ऊंचाई है, बहुत ज्ञान है, वहाँ का स्तर बहुत ऊंचा होगा। ठीक है, ऊंचा तो है, लेकिन पूरी हकीकत ये नहीं है ना। क्या है वो हम अभी आगे समझेंगे। तो जेके कहते हैं कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ये बात एकदम सच है कि मानव स्वभाव हर जगह एक समान देखने को मिल रहा है। आज मानो किसी सांचे में हम एक खास किस्म के मनुष्य को ढालते जा रहे हैं, जिसकी प्रमुख रुचि सुरक्षा की खोज है, या किसी महत्वपूर्ण पद को पाना है, अथवा बुद्धि और विवेक का कम से कम प्रयोग करते हुए मौज मस्ती में समय बिताना है। यह वो समानता है मानव स्वभाव में, जो उन्होंने देखा कि यहां भी है, वहां भी है, हर कहीं ऐसा ही है। क्या तात्पर्य हुआ इनकी इस बात का? वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कुछ भी हो, कोई भी देश हो, हर जगह एक सांचा, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है शिक्षा व्यवस्था में, जिसमें एक तरफ से रॉ मटेरियल डाला जाता है, एक तरफ से रॉ मटेरियल डाला जाता है, और ये पहले से तय होता है कि किस तरह का प्रोडक्ट बनकर के बाहर निकलेगा। रॉ मटेरियल कौन है? शुरुआती बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको डाला जाता है स्कूल में, और स्कूल में हर बच्चे को, हर विद्यालय में एक पहले से तैयार ढांचे में, स्ट्रक्चर में ढाल दिया जाता है, और उनको तैयार किया जाता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनकी कुछ तथाकथित ऊंचे बड़े व्यापारियों, नेताओं, अभिनेताओं को आवश्यकता होती है अपना कोलू चलाने के लिए। और ये जो रॉ मटेरियल हमने डाला है, इनकी रुचि जगा दी जाती है, इनको इस तरह से तैयार कर दिया जाता है, इनको भविष्य के प्रति, भविष्य को लेकर के कुछ इस तरह से डरा दिया जाता है कि इनको जो शिक्षा दी जा रही है, उसके माध्यम से, जिस सांचे में इनको ढाला गया है, उसके माध्यम से इनमें कुछ रुचियां जगा दी जाती हैं। किसके प्रति? सुरक्षा की खोज। सुरक्षा माने कि बेटा नौकरी नहीं पाई तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखो ना, असफलता के कितने डर हैं। अच्छा, सफल नहीं हुए तो नौकरी नहीं लगी, और नौकरी नहीं लगी तो पैसे कहां से लाओगे, और पैसे की तो देखो बाजार इतना भरा पड़ा है, ये सारी चीजें कैसे खरीदोगे। अच्छा, नौकरी नहीं मिली तो छोकरी कैसे मिलेगी। अच्छा, नौकरी नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे। और ऐसे तमाम तरह के डर उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। सीधा सीधा उनका कहने का तात्पर्य है कृष्णमूर्ति का कि चाहे किसी भी देश में आप जाओगे, यदि आप दुनिया भर में घूमते हैं, तो आप पाएंगे कि शिक्षाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों की हालत ऐसी है कि वहां पहले से एक बना बनाया स्ट्रक्चर है, एक सांचा है, एक ढांचा है, उसमें रॉ मटेरियल की तरह बच्चों को डाला जाता है, और पहले से निर्धारित, पहले से तयशुदा रूप में उनको तैयार किया जाता है, और उनको कुछ इस तरह से हम ढाल देते हैं कि उनकी रुचि जागती है सुरक्षा की खोज करने में, किसी पद को पा लेने में, किसी डिग्री को हासिल कर लेने में, और कुछ ऐसा काम करने में जिसमें बुद्धि की, जिसमें विवेक की कोई आवश्यकता ना हो, बस कम से कम प्रयोग करने पड़े, कम से कम काम करना पड़े, और मौज मस्ती में समय बिता सके। माने एक ऐसा जीवन उनको देने का प्रयास किया जाता है जिसमें उनको नया
कुछ भी करना ना पड़े, एक सांचा बना देंगे कि तुम्हें बस इस सांचे में करना है। जैसे एक आदमी को बैठा दिया है कि तुझे बस बोतल के ढक्कन लगाने हैं, तेरे सामने बोतल आएगी मशीन पे रखा करके, तुझे ढक्कन लगाना है और महीने के तुझे 50,000 दिए जाएंगे, बस तुझे बैठे बैठे ढक्कन लगाना है मशीन की भांति। ऐसा मनुष्य को तैयार किया जा रहा है शिक्षा के अंदर, और ये देखने को मिलता है दुनिया भर में। आगे वो कहते हैं कि परंपरागत शिक्षा स्वतंत्र चिंतन को असंभव बना देती है। स्वतंत्र चिंतन माने आपको जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा कुछ इस तरह से दी जाती है कि जिस क्षेत्र के लिए आप घुसे हैं अंदर, उस क्षेत्र से बाहर आप कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जब भी आप कुछ देखते हैं तो उसके आधार में वही सब होता है जो आपको सिखा दिया गया है, जिसके लिए आपको संस्कारित कर दिया गया है, जिसके लिए आपको तैयार कर दिया गया है। इसको ऐसे समझो कि नन्नूलाल ने बचपन में फिल्में देखी, जिसमें आर्मी की बहुत सारी फिल्में देखी, तो उसका मन हो गया आर्मी में जाने का, एक फौजी बनने का। और अपने घर के आसपास भी उसने कुछ देखे, कुछ लोग जो आर्मी में गए और उनके लिए ढोल तमाचे सब बजे, रैलियां निकाली गई, तो उसके मन पर वो बात छप गई। अब वो हर चीज को उसी नजरिए से देखता है, काम को उसी तरह से करता है। फिर कुछ आगे बढ़ा, कुछ भ्रम टूटे तो किसी नए क्षेत्र में घुस गया। मान लो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने चला गया या IITN बनने चला गया, या किसी IAS की कहानी या कोई फिल्म देख ली उसने IAS IPS की, तो उसे देख करके उसके मन पर फिर वो लोग छा गए। कोई IAS छा गया तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट छा गया, कोई IITN छा गया। तो अब वो उसकी पढ़ाई करने लगा और उसका मन जब भी बाहर संसार को देखता है तो उन्हीं सब के आधार पर देखता है। शिक्षा में हमें स्वतंत्र चिंतन नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता, बल्कि इसके विपरीत होता यह है कि जब व्यक्ति का मन एक सांचे में ढाल दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, बस ये पढ़ना है, नौकरी के लिए पढ़ना है, नौकरी करनी है सिर्फ पैसे के लिए, और पैसे तुम्हें बहुत ज़रूरी चाहिए इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो फिर वो मन उस सारी व्यवस्था से बाहर नहीं जा पाता। तो कह रहे हैं कि हमारी ये जो परंपरागत शिक्षा है ये स्वतंत्र चिंतन को असंभव बना देती है। माने जैसी ये व्यवस्था चल रही है शिक्षा की, इसके कारण बच्चे मंद हो जाते हैं, मूड हो जाते हैं, उनका मन सोच नहीं पाता, कुछ नया नहीं सोच पाता, उसमें कुछ भी रचनात्मकता नहीं होती। फिर वे कह रहे हैं कि अनुकरण औसत दर्जे की मानसिकता पैदा करता है। अनुकरण माने जो पहले से तैयार है ना, बस हम उसको फॉलो करते चलेंगे। आप हमें बता दो या कोई आदर्श हमारे सामने खड़ा कर दो, हम उसके देखे देखे बढ़ते जाएंगे। जैसे जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो ऑडिट के, टैक्स के, इनकम टैक्स, GST के बहुत सारे काम ऐसे होते थे जिनमें सिर्फ फिल करना होता था डेटा, और एक्सेल में भी वैसे काम होते हैं। अब मैं सोच कर गया था कि कुछ नया सीखूंगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो वहां तो बस जैसे रोबोट की तरह तुम्हें ये करना है, ये करना है, जैसे डेटा उठाओ और उसमें पुट कर दो। तो इससे क्या मन विकसित होगा? इससे क्या समझ गहराएगी? नहीं। जब आप बस अनुकरण करे चले जाते हैं कि देखो ऐसा पैदा होते हैं, स्कूल जाना होता है और कॉलेज करना होता है, और फिर कोई डिग्री ले लेनी होती है, कोचिंग क्लास कर लेनी होती है, नौकरी ले लेनी होती है, पैसे कमा लेना है, शादी कर लेनी है, बच्चे कर लेने हैं, बूढ़े होना, मर जाना है। जब व्यक्ति ऐसे जीता है तो ऐसे लोगों की मानसिकता का आप देखो, समाज में हर तरफ वही दिखते हैं अधिकांश। तो उनकी जो मानसिकता होती है वो बहुत औसत दर्जे की होती है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप अपनी मानसिकता से जो है उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे। यदि आप विचार नहीं कर पाते हैं, चिंतन नहीं कर पाते हैं, सही निर्णय लेने में बहुत समस्याएं आती हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है जिंदगी में और दुनिया में, तो उसका कारण हमारी ये शिक्षा ही है, जिसने मन को ऐसा कर दिया है कि मन अब सोचने समझने की जैसे क्षमता ही खोता चला गया है। आगे वे कहते हैं कि किसी समूह से भिन्न होना अथवा परिवेश का प्रतिरोध करना सरल नहीं है,
और जब तक हम सफलता की उपासना में जुटे हैं, यह खतरनाक भी है। इसका अर्थ क्या है कि देखो, समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, हमारा पूरा परिवेश एक पहले से निर्धारित व्यवस्था पर चल रहा है। अब यदि आप कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे जो कि उस व्यवस्था से अलग होगा, तो आप उन सब से भिन्न हो जाएंगे ना। उन सब का एक समूह है, पहले से पूरा समाज है, और आपने अगर कुछ नया छेड़ दिया तो आप उन सब से अलग हो गए। तो कह रहे हैं कि किसी समूह से भिन्न होना अथवा उसका प्रतिरोध करना सरल नहीं होता है। और यदि आप सफलता के उपासक हैं तो फिर यह खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि आपको सफलता पानी और सफलता के जो मायने हैं वो उसी समाज ने तय कर रखे हैं। अब उन्हीं के मध्य आपको सफलता चाहिए तो आपके लिए तो खतरनाक हो गया। आपको उन्हीं लोगों से सम्मान चाहिए, लेकिन उनकी ही बनाई हुई व्यवस्था से, एक अलग ही व्यवस्था के अनुसार जी करके, तो क्या वो तुम्हें सम्मान देंगे? अब हमारी इच्छा होती है कि ये सब हमारा सम्मान करे, पर हम वैसे भी नहीं जीना चाहते जैसे वो जीते हैं, क्योंकि उस व्यवस्था में तो जिंदगी नर्क हो जाती है। और ये कब तक खतरनाक है? जब तक कि हम सफलता के उपासक हैं, कि हमें कोई पद पाना है, सुरक्षा पहले से तैयार करनी है भविष्य के लिए, सम्मान पाना है, क्योंकि यही सब तो है ना जिनको बचाने के लिए हम उन सब का विरोध नहीं कर पाते, उनके खिलाफ नहीं जा पाते। एक एम्प्लॉई बॉस की इतनी बातें क्यों सुन लेता है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए महीने पर। नहीं तो कोई रास्ते पर चलता हुआ आदमी तुम्हें उतनी बातें सुनाकर दिखाए, क्यों सुनोगे तुम? आगे वे कहते हैं कि सफल होने की उत्कंठा, यानी पुरस्कार पाने की दौड़ में लगे रहना, चाहे वह भौतिक क्षेत्र में हो या फिर तथाकथित आध्यात्मिक क्षेत्र में। अर्थात आंतरिक या बाह्य सुरक्षा की खोज, सुख सुविधाओं की कामना, ये सारी की सारी प्रक्रिया असंतोष को कुंठित करने के साथ साथ सहजता का अंत कर देती है और भय के बीज बोती है। और भय जीवन को विवेकपूर्ण ढंग से समझने में बाधक है। अब ये बताओ, आपने भी देखा होगा, जो जब हम पढ़ते हैं हम कहते हैं आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो लगवा दो। हम कहते हैं ये कोर्स बड़ा लंबा है, इसको थोड़ा छोटा करवा दो। हम चीटिंग करते हैं पास होने के लिए। ये और भी ऐसे तमाम हम जो काम करते हैं, इससे क्या समझ आ रहा है कि हम वो जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम बस कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए वो कर रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण, हमने शुरू में बात की ना, हमें संस्कारित कर दिया है, हमारे अंदर रुचि जगा दी है कि तुम्हें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा की खोज करो, उसके लिए ये डिग्री लो। तो हम सुरक्षा की खोज में लगे रहते हैं, हम सुख सुविधाओं की कामना करने में लगे रहते हैं। लेकिन इन सब का परिणाम क्या होता है? इन सब का परिणाम होता है कि हम अपनी सहजता को खोते चले जाते हैं। और सहजता में ही तो सौंदर्य है। जो सहज स्वभाव है वो नहीं बचता। इससे व्यक्ति कुंठित हो जाता है, उसका मन बड़ा मंद हो जाता है। और शिक्षा की ये पूरी प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, जवानों के अंदर भय के बीज बो देती है। और जो व्यक्ति सदा ही भयभीत है, पढ़ता है भय के कारण, नौकरी करता है भय के कारण, कोई काम चुनता है भय के कारण, फिर क्या वो विवेकपूर्ण ढंग से अपने जीवन को जी पाएगा? यदि व्यक्ति हर समय भयभीत है तो क्या वह समझदारी के निर्णय ले पाएगा? नहीं। और हमने कहा कितने सारे भय होते हैं। अभी कोई बच्चा पढ़ रहा हो, कोई जवान पढ़ रहा हो कोचिंग में, उसे दिख गया है कि जो कर रहा हूं ना, जो पढ़ रहा हूं ना, उसमें नर्क है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है, और समय पहले ही बहुत सारा बर्बाद कर चुका हूं। और आगे भी मैं जानता हूं कि कंपटीशन इतना अधिक है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और चूंकि मेरी खुद की रुचि नहीं है इसमें, बस जबरदस्ती टिका हुआ हूं, पर वो छोड़ नहीं सकता। क्यों? भय के कारण। एक तो अगर उसमें लगा रहा तो असफल ही हो जाऊंगा, इसका भय लगातार बना रहता है।
कहीं असफल ना हो जाऊं, क्योंकि असफल हो गया तो लोगों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, इतने पैसे बर्बाद किए वो कहाँ से लुटाऊंगा, नौकरी नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे, और ऐसी तमाम बातें। और ये सब सोच सोच कर परेशान होकर के वो इंसान अपनी सहजता, अपनी सरलता खो देता है, मन बिल्कुल जड़ हो जाता है। और इस सब के लिए जिम्मेदार है ये शिक्षा व्यवस्था जैसी चल रही है। होता क्या है, होता यह है कि सुख सुविधाओं की खोज में हम जीवन का कोई शांत कोना खोज लेते हैं जहां पर न्यूनतम द्वंद्व हो, और तब उस एकांत कोने से बाहर निकलने में हमें डर लगता है। देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि जीवन में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, हर क्षण नयापन है। लेकिन हम जो लोग हैं, हमारी शिक्षा ने हमें नएपन के प्रति भयभीत कर दिया है। हमारी शिक्षा ने हमें सिखा दिया है कि पहले से तैयारी करके रखो भविष्य की, 10 साल बाद, पर बुढ़ापे में देखो बीमार हो गए तो बुढ़ापे में पैसे चाहिएंगे, तो हाँ सरकारी नौकरी के पीछे भागो, पेंशन मिलेगी, अच्छा पैसे जोड़ो, अच्छा पेंशन लो। जवानी को जिया ही नहीं और बुढ़ापे की चिंता में तुम्हें आज लगा देती है। तो हम क्या करते हैं, होता क्या है शिक्षा में जो चल रहा है उसमें होता क्या है कि हम जीवन का कोई शांत कोना खोज लेते हैं। माने जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था हम बना लेते हैं कि देखो यहाँ से पैसे आते रहेंगे, ये अपना घर है और हम रोज ऐसा काम करेंगे, रोज खाना मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा और बस। और फिर हम इस व्यवस्था से बाहर निकलने से डरते हैं। हर व्यक्ति यही खोज रहा है कि बस एक जमी जमाई नौकरी हो, उसमें जमा जमाया पैसा आता रहे, दाना पानी चलता रहे, थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलता रहे और शौक पूरे होते रहे, आराम मौज मस्ती मिलता रहे। और हर जवान इस कोने से जिसमें वो घुसकर बैठ गया है उससे बाहर निकलने में डर लगता है उसे। फिर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन का ये जो डर है, ये जो भय है, ये क्या करता है, ये संघर्ष एवं नवीन अनुभवों का यह भय हमारे अंदर साहसी उपक्रमों की भावना नष्ट कर देता है। हमारे समस्त पालन पोषण तथा शिक्षा के कारण हम अपने पड़ोसी से भिन्न होने से डरते हैं, समाज के प्रचलित तौर तरीकों के विपरीत सोचने से डरते हैं, हम सत्ता, प्रामाण्य और परंपरा का झूठा सम्मान करते हैं। तात्पर्य क्या है कि ये जो एक कोना हमने ढूंढ लिया है ना, इसके कारण होता क्या है, हमारे अंदर जो साहसी उपक्रमों की भावना होती है वह नष्ट हो जाती है। साहसी उपक्रम माने क्या, संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ पाना, कुछ नया कर पाना। अगर जो पहले से बनी बनाई तैयार है, मान लो मेरा घर पहले से बना बनाया है, अगर वो टूट जाए तो मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज समाज में, संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं, देख रहे हो ना, नदियां सड़ रही हैं, जंगल कट रहे हैं, पशुओं पर कितनी हिंसा हो रही है, गरीबी है, शिक्षा में इतनी समस्याएं हैं, पर क्या कोई साहस कर पा रहे हैं, कोई खड़ा हो पा रहा है इन सब के खिलाफ, कोई बोल पा रहा है? क्योंकि बोलने के लिए चाहिए समझ, साहस। बीच बाजार में, जो बाजार में दुकानें लगी ना मांस की, उनके ही खिलाफ, उनके ही सामने खड़े होकर के बोलने में बहुत साहस चाहिए होता है। अपने स्वाद को छोड़ने के लिए अपने जो शौक पाल लिए हैं, लेदर के, मांस के, दूध से बनी चीजों के, उनको छोड़ने के लिए साहस चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एक बार उस सांचे में ढल गया, उस कोने में बैठ गया, उसके अंदर इन साहसी उपक्रमों की भावना को नष्ट कर दिया जाता है। और क्या कह रहे हैं कि समस्त पालन पोषण तथा शिक्षा के कारण हम अपने पड़ोसी से भिन्न होने से डरते हैं। हम कितने डरे हुए हैं कि हम अपने पड़ोसी से भिन्न नहीं हो सकते। वो जैसा खाता है हम भी वैसा ही खाते हैं। हाँ, हो सकता है आज उसने गोभी बनाई हो और तुमने भिंडी बनाई हो, आज उसने आलू बनाए हो और तुमने दाल बनाई हो, पर तुम वही खाओगे जो वो खाता है। तुम वैसे ही पहनोगे जैसे वो पहनता है, वैसा ही तुम्हारा घर होगा, वैसा ही तुम्हारा बोलना चालना होगा।
नुन्नू की बहन रिंकी पिंकी बड़ी हो गई और नुन्नू के पापा झुन्नू लाल, पड़ोसी आकर झुन्नू लाल से बोलता है कि तुम्हारी रिंकी पिंकी बड़ी हो गई, शादी कर दो। अब पापा को टेंशन हो जाती है और चढ़ जाते हैं लड़कियों के ऊपर, चलो तुम्हारी शादी करेंगे। अभी वो चाहती नहीं है, वो कुछ और करना चाहती है जीवन में, पर ये चढ़ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने भी इस उम्र में अपने बच्चों की शादी कर दी थी। अब अगर ये थोड़ा समझदार होता, इसमें साहस होता, अगर समाज के और जो प्रचलित तौर तरीके हैं, व्यवस्था है, उसके खिलाफ जा पाने का अगर साहस होता, अगर ये सफलता का पुजारी नहीं होता, अगर ये सम्मान का पुजारी नहीं होता, अगर ये बनी बनाई व्यवस्था में जीने के लिए संस्कारित नहीं होता, अगर ये भयभीत नहीं होता, तो ये क्या कहता? मेरी लड़कियां हैं, मैं उनकी जिंदगी में नहीं घुस रहा, उनको विवाह करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, करना होगा तो कहेंगे तो कह देंगे। मैं उनकी जिंदगी में नहीं घुस रहा हूं, तुम कौन होते हो भाई? तुम अपना काम करो। पर ऐसा नहीं कह पाते। किसी के घर में मर गए तो चलो उनका नुक्ता करेंगे, सबको गंजा करेंगे, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे पालन पोषण ने और हमारी शिक्षा ने हमें ऐसा बना दिया है। करके देखो तुम, इतने कायर हैं हम कि जो पड़ोसी है उससे भी डरते हैं। कोई मान्यता है, कोई व्यवस्था है, बलियां दी जाती हैं, व्यर्थ का कर्मकांड चलता है, और उस सब में हम भी शामिल होते चले जाते हैं। जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, गलत है, फिर भी उसमें शामिल हो जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें वो सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि हम सफलता के पुजारी हैं, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं, क्योंकि हम संस्कारित लोग हैं। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम अगले पार्ट में बात करेंगे।